ओके, तो एक क्वेश्चन है seeing the cylinder reciprocating engine का. It is a simple diagram of the simple mechanism. ये क्रैंक, ये कनेक्टिंग और ये मेरा एक रेसिप्रोकेटिंग मास पिस्टन. ओके, इट इज़ अ फिक्स्ड, इट इज़ अ सिलेंडर और अनबैलेंस फोर्स तो इसमें होगा ही. मेरा बैलेंस करने के लिए हम एक टेक्निक यूज़ किए थे, कहाँ कहाँ मास ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी मास कहीं ऐड नहीं किया हुआ है. एक सिंपल ये है कि जो कनेक्टिंग रड है उसके मास को हम लोग की कनेक्टिंग रड ये हमारा होता है. ओके, जिसका अगर मास m है तो इसके इक्विवेलेंट हम लोग एक मास को तैयार किए थे. एक मास यहाँ, एक मास यहाँ पे ऐड किया गया था. जो इस मास, ये मास दोनों के बराबर है, जिससे इसको m1 और इसको m2 माना गया. ओके, देन m1 प्लस m2 इक्वल टू टोटल मास ऑफ द कनेक्टिंग रड. ठीक है, ये याद रखना है. इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विवेलेंट लेंथ. ओके, तो किसी भी लेंथ को हम लोग कर सकते हैं. याद रखना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसका होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी होगा. जो मोमेंट जिस सेंटर पे लगाएगा वही मोमेंट इसके सेंटर पे लगाएगा. इसलिए ताकि हम कुछ बैलेंस कर सकें इस चीज़ को हम लोग. नहीं तो हमारा सेंटर मास यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे हमारा सेंटर मास मोमेंट यहाँ पे रोटेशन होगा, हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे इसका लगेगा. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये चीज़, यहाँ पे हमारा मास यहाँ पे होता तो सेंटर फोर्स यहाँ पे लगता है, इसका इधर मूवमेंट करता. तो इसलिए लगभग इसका इस चीज़ को मास लेस माना गया और यहाँ पे दो मास को पुट कर दिया. यही भी दो मास है, m1 m नॉट इज इक्वल टू कि दोनों इक्वल, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है. क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी भी हम लोग कुछ कुछ मास ऐड, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ टच मेरा होगा. तो एक ये कंडीशन कहा गया कि एक रेसिप्रोकेटिंग मास जो है उसमें 40 kgs है. ओके, मैं इसके साथ मिला के 40 kgs है. कनेक्टिंग रड यहाँ पे 30 kg को यहाँ पे ऐड किया गया है. ओके है, तो हो सकता है कि ये भी मेरा कनेक्ट, ये भी मेरा पॉइंट 30 kg का हो सकता है और पिस्टन जो होगा वो मेरा 10 kg का होगा. ओके, तो ये हो सकता है कि ये जो कनेक्टेड का ये जो पिंड है वो 20 kg का होगा और पिस्टन मेरा 20 kg का होगा. इट में भी, लेकिन ये जो पार्ट है ये रेसिप्रोकेट पार्ट करेगा और ये मेरा रोटेटिंग करेगा. ओके, तो जब हम बैलेंस करते हैं तो ये देख चुके थे कि हमारा कॉम्पिटिटिव बैलेंस नहीं हो पाता. कुछ फ्रैक्शंस हमारा बैलेंस हो सकता है, कुछ परसेंटेज हम बैलेंस कर सकते हैं. और बैलेंस हम लोग कहाँ पे किए थे? बैलेंस हम लोग असल में रेसिप्रोकेटिंग जो प्राइमरी फोर्स था, प्राइमरी फोर्स मास आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, इसको बैलेंस करने के लिए हम इस चीज़ को बैलेंस किए थे और लगभग और ऑलमोस्ट नहीं हो पाया था. लेकिन एक पार्टिकली हमारा एक फोर्स तैयार हो चुका था जो अनबैलेंस था. तो कुछ फ्रैक्शंस हम इसको बैलेंस कर पाए थे. तो एम आर सी ओमेगा स्क्वायर का कुछ फ्रैक्शंस हम बैलेंस कर पाए थे. मतलब इसको हम सी से इंडिकेट करते थे. मतलब सी इज़ सम फ्रैक्शंस. ओके, तो पीछे में जो हम बताए थे जैसे यहाँ पे सी कुछ फ्रैक्शंस हम बैलेंस किए थे टोटल का. और तो कितना अनबैलेंस हो गया था? तो 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस सी एम अनबैलेंस रह गया था. लेकिन जब इसको बैलेंस किए थे तो उसी का एक वर्टिकली जो फोर्स था, वर्टिकल फोर्स, इसका फिगर ये चीज़ देखोगे. एक था एम आर ओमेगा स्क्वायर थीटा जो हम मास ऐड किए थे, इसके चलते एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस साइन थीटा ये मेरा बच गया था. तो इतना फ्रैक्शन अगर बैलेंस किया तो इतना फ्रैक्शन अनबैलेंस रह गया था. तो सी इंटू सी. ओके, तो अब ये वर्टिकली है, याद रखो ये वर्टिकली हुआ. लेकिन अगर 1 एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा सी का फ्रैक्शन बैलेंस हुआ तो इसी में कुछ फोर्स बचा हुआ है जो इधर अनबैलेंस था. वो था 1 माइनस सी, 1 माइनस सी जो इसी लाइन पर बचा था. दैट इज दिस बोथ आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर्स. तो कंडीशन ये क्या कि अगर 60% जो है वो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स को हम बैलेंस पार्ट्स एंड ऑल द रिवॉल्विंग पार्ट्स आर टू बैलेंस. मतलब कि लगभग जितना भी रिवॉल्विंग पार्ट है वो मेरा बैलेंस है. ओके, लेकिन जो रेसिप्रोकेटिंग है उसका 60% ही हम बैलेंस कर पाए. तो 60% के चलते मेरा कुछ कुछ अनबैलेंस इसके ऊपर क्रिएट होगा मेरा. ओके, तो जब क्रिएट होगा तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा. तो क्वेश्चन ये है कि 30 kg यहाँ पे ये 150 RPM से घूम रहा है मेरा है. ओके, और इसका जो क्रैंक रेडियस है वो मेरा 175 mm का है. क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है कि
बैलेंसिंग मास तुम्हें यहाँ पे एक मास पुट करना है। कहाँ पे मास पुट करना है, वो दे दिया है 320 mm पे। अब देखो यहाँ पे 320 mm दिया हुआ है, इसका मतलब है कि मेरा रेडियस 175 पे नहीं था। मतलब कि अगर ये क्रैंक है मेरा, तो ये सेंटर यहाँ से दिया हुआ R 175, तो हमको तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे इसका अपोजिट 1 से 175 पर होना चाहिए था, लेकिन नहीं, कह रहा है कि 320 पे होना चाहिए। मतलब हम लोग यहाँ पे रखेंगे, मतलब ये जो क्रैंक है इसका जो शेप होगा वो इस तरह शेप तैयार करेंगे हम लोग, इस तरह से। मान लो ये हो गया, तो ये यहाँ से मेरा हो गया 175, तो ये यहाँ से कितना होगा 120, 320, मतलब यहाँ पे मास डालेंगे। ये मेरा कंडीशन है। ओके, तो क्रैंक जो फिगर होगा, तुम जब देखोगे इसका पिक्चर्स या फोटोज़ यूट्यूब इसमें इमेज में, तो क्रैंक का जो डिज़ाइन होगा कुछ अलग तरीक़ा से होगा। ओके, इसे तुम पिक्चर भेज दिए थे उसका हमें बार, या फिर भी देख लोगे कि सब पिक्चर कैसा होता है। जैसे कभी कभी गोल नहीं होता है, हमें को मास बैलेंस करने के लिए इसका डिज़ाइन को कुछ शेप चेंज हो सकता है। अगर गोल भी होगा तो कहीं कहीं ना कहीं कोई चीज़ भारी होगा, जैसे ये पोर्शन हल्का है तो ये पोर्शन तो भारी होगा, ताकि हम मास को बैलेंस कर सकें। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमको कौन सा मास ऐड करना, तो ये जानते हैं कि ये एज यू नो दैट ये मास हमको पता है, ये हो गया RC, ये हो गया जो मास हमें रिक्वायर्ड चाहिए वो MC। तो MC RC इक्वल टू M into R, गॉट इट। अब ये M कौन है, ये M कौन है, तो टोटल कितना परसेंट मास बैलेंस हुआ है, इसका 60% बैलेंस हुआ है, और ये 30 के इसको तो बैलेंस नहीं है, तो सिर्फ इसका 60% ही बैलेंस किया गया है। तो क्रैंक पिन का नहीं, तो अब ये जो मेरा जो ये, क्योंकि टोटल मेरा कनेक्टिंग रड हुआ है, तो कितना मास इसके बराबर होगा 30 kg। 30 kg तो होगा ही, प्लस और कितना हो सकता है इसमें है, टोटल 30 + 40 70 kg का इसमें मास हो रहा है, जिसमें से 40 का 60% बैलेंस हो चुका है। तो अनबैलेंस कितना है मेरा है, तो M इक्वल टू जो होगा मेरा, M इक्वल टू वो होगा मेरा कितना परसेंट, 40 का 60% प्लस 30%, तो कितना आ गया, इसको देखो 0 0 गुना करो, हाँ, तो 24 + 30 इक्वल टू 54, तो ये हो गया मेरा 54 kg। इतना ही हमको बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो देयरफॉर MC, मुझे कोई आइडिया नहीं MC कितना हुआ, RC दिया हुआ 320, ये मास 54 kg, टोटल जो क्रैंक पिन पे आ रहा है यहाँ पे। ओके, 30 है प्लस ये भी तो मेरा बैलेंस करना चाहिए। 40 का इतना बैलेंस हो चुका है, 60%, कुछ बैलेंस 40% बैलेंस नहीं हुआ है, इंटू 175, ये जो मेरा R हो गया। तो नाउ तो मेरा इसको सॉल्व करो, MC इक्वल टू 54 175 320, हमको मिल जाएगा 29.3 kg। इतना मास हमको ऐड करना होगा जस्ट इसके अपोजिट, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे ऐड करना होगा। तो हो सकता है कि यहाँ पे 29 kg आ रहा मेरा है, तो ये मेरा डिज़ाइन यहाँ पे 29 kg एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा हमको, क्योंकि तो मेरा अगर ये मेरा रेडियस है, क्रैंक है, ओके, तो हमें क्रैंक शाफ्ट के पास जैसे इसके उल्टा हमें मास ऐड करना होगा। तो इसका जाकर तुम पिक्चर ज़रूर देखो क्या कि ये कैसा लगता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है कि कितना, इतना तो देने पर हम लोग बैलेंस किए, तो क्या पूरी तरह से बैलेंस हुआ, नहीं, जवाब है पूरी तरह से बैलेंस नहीं हुआ है इस केस में भी। अब कंडीशंस ये है क्योंकि वो हमारा अनबैलेंस एंगल पर डिपेंड करता है, थीटा पे, साइन थीटा, कॉस थीटा। तो अब सवाल करना है कि इतना यूज़ करने के बाद भी 29 kg 29.53 kg यूज़ करने के बावजूद भी कितना अनबैलेंस फोर्स रहेगा अगर एंगल लिया जाए 45 डिग्री पर। तो अगर ये जब क्रैंक 45 पर पहुँचेगा तब भी कितना अनबैलेंस इसमें रहेगा। तो मेरे पास दो अनबैलेंस था, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टल। ओके, एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल कितना था, तो वर्टिकल
अनबैलेंस था कितना, सी मास आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, सी मतलब कितना फ्रैक्शंस, ओके। और लाइन ऑफ स्टॉक मतलब हॉरिजेंटल, जो इंजन के पैरेलल था, हॉरिजेंटल अनबैलेंस फोर्स, तो 1 माइनस सी मास आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। इसका हम लोग क्योंकि दोनों वर्टिकल ही है तो हम लोग जो टोटल अनबैलेंस जो फोर्स होगा, टोटल अनबैलेंस जो होगा वो क्या होगा, 1 माइनस सी मास आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा होल स्क्वायर सी मास आर ओमेगा साइन थीटा। दिस इज आवर इक्वेशंस। तो चलो पुट करते हैं जल्दी सबको हम लोग, ये क्वेश्चन को देख लोगे, 1C सबको पुट करते हैं हम लोग। वन सी का वैल्यू 0.6%, क्योंकि 60 था, 60 का करके चेंज कर दिए, इनटू ये मास क्या होगा, क्योंकि ये मास किसको बैलेंस किया गया है, रेसिप्रोकेटिंग को, ओके। तो रेसिप्रोकेटिंग में मास में कितना था, 40 kg रेसिप्रोकेटिंग, ये 40 kg, ओके। इसी को तो बैलेंस करने का था, क्योंकि हर जितना भी अनबैलेंस फोर्स हुआ था इसी के चलते हो रहा था, मास 40 kg के लिए, ओके। तो 40 kg पूरा कंप्लीट तो नहीं हो पाया था, 0.6% ही 60% ही कर पाए थे हम लोग हैं, इंटू आर रेडियस इन टर्म ऑफ द mm है, इसको मीटर में कर लो, कॉस थीटा, ओके। ओमेगा स्क्वायर कितना होगा मेरा, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर होगा 2πn/60 इक्वल टू ओमेगा, ओके। यहाँ पे मेरा n दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है, सबको पुट कर देंगे तो ओमेगा का वैल्यू निकल जाएगा 15.7 रेडियन पर सेकेंड। तो 15.7 स्क्वायर इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस सी है डायरेक्ट 0.6%, इसका 40%, 40 kg का, रेडियल 1.75 ओमेगा स्क्वायर 15.7 का स्क्वायर एंड साइन 45 डिग्री। बस सॉल्व कर देंगे तो हमको रिजल्ट डायरेक्ट हम लिख देते हैं 880.7 न्यूटन्स। ये है मेरा अनबैलेंस, कब, जब एंगल 45 का होगा। माय क्वेश्चंस नाउ, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन तब कितना होगा अनबैलेंस, जो देखते हैं। तो 90 मतलब ये टर्म तो मेरा 0 हो जाएगा, बचा क्या चाहिए, बस यही बचेगा। चलो तो 0.6 इंटू 40, 0.17 इंटू 50.7 इंटू साइन 90 मतलब 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा मेरा, ये चीज़ है। अब इसको सॉल्व करके देखो, मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं है, जो करके दो कितना इसका आंसर आता है, ठीक है। फिर कह दें कि एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक ना। तो 0 तो क्या होगा मेरा, बैलेंस कभी 0 नहीं रहेगा, अनबैलेंस कभी 0, बैलेंस अनबैलेंस कुछ रहेगा किसी भी एंगल पे भी। मिनिमम कहाँ पर रह सकता है तुम चेक कर सकते हो, 0, 30, 90 पर, ये हम निकालें 45 पर, 90 पर ये निकालो तुम लोग, और 0 पे कितना होगा, 0 पे तुम निकाल के देखो, 0 पे ये मेरा टर्म 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा, तो कुछ हमारा रिजल्ट आएगा। तो तुम कंपेयर कर सकते हो कि कहाँ पे जब इंजन चलेगा तो कहाँ पे मेरा मैक्सिमम अनबैलेंस होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा, जहाँ पे कहाँ पे मैक्सिमम आवाज़ मेरा वाइब्रेट कर सकता है, वाइब्रेशंस, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे वाइब्रेशंस के टॉपिक पर, ओके।